Guys, a very warm welcome to all of you in the part C of the GRMC Marathon. Firstly, I would like to extend my thanks to the students' response of the people who have already gone through the marathon and who has been requesting me to bring more marathons. Just to tell you that your request is under consideration. I would like to know what subjects GRMC are you in emergency need of. You can put it in the comment section of this video. And for the people who have not yet gone through the GRMC marathon, what are you guys doing? Examinations are fast approaching. भाई जल्दी उठो, जाके GRMC की वो मैराथन देख कर आओ. उस GRMC मैराथन की भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है. सो आप प्लीज जाके GRMC की मैराथन देखिए. एंड दिस part would conclude the GRMC marathon. And I would also like to tell you that since if you're new to this marathon, if you've not gone through the GRMC marathon, I just need to tell you that my GRMC marathon has two major features. First, the lectures which I'll be delivering in the form of this marathon. Secondly, the notes which we provide to you for the usage in the marathon, which are going to be one of the most important asset and handy notes you will be having just one day before the examination and for the revision purpose. So to get your hand on those notes, you have to join the Telegram group and the WhatsApp group. The link has been shared in the description box. Please join the group and please let us know what kind of help we can offer you apart from these marathons. So without wasting our further time, let's just jump onto the part C. All the best. पार्ट सी आपका 20 मार्क्स का है और इसमें दो चैप्टर्स हैं. चैप्टर नंबर 13 विच टॉक्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल एंड चैप्टर नंबर 14 विच टॉक्स अबाउट रिपोर्टिंग. तो बेसिकली ये आपके मैराथन के केस में ये 3 स्टार कैटेगरी में आते हैं, तो उसके हिसाब से इसका कवरेज होगा. एज लेट्स जस्ट डाइव इनटू द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम. तो इफ आई टॉक अबाउट द इंटरनल कंट्रोल के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल से आपको पहले एक चीज़ समझनी है इंटरनल कंट्रोल के बारे में. एक एग्जाम्पल से हम इसे प्रोसीड करेंगे रादर दैन जस्ट जंपिंग इनटू द डेफिनेशन. फॉर जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं कंपनी वगैरह में, उन कैश ट्रांजैक्शंस में ऐसे कई बार होता है कि कैश एम्बेजलमेंट हो जाता है अगर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल नहीं होते. जैसे ऐसे जब अगर हम सोल प्रोप्राइटर्स की बात करें या छोटे बिजनेस हाउसेस की बात करें, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, जो आपका ओनर या मैनेज बंदा होता है वही मैनेज वगैरह कर रहा होता है बिजनेस, तो इतने इंटरनल कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लेकिन एज द बिजनेस ग्रो एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेट्रा, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज. तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है तो होता क्या है कि जो ओनर है वो हर चीज़ को नहीं देख पाएगा, जो शेयर होल्डर, जो मेन प्रमोटर ग्रुप होएगा वो हर चीज़ को नहीं देख पाएगा. एंड दिस इज द रीजन व्हाट दे डू, दे establish a system. They will establish a system which will be a multifaceted system. मतलब उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आएगा, मैनेजरियल एस्पेक्ट भी आएगा, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आएगा. इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे कि हम फ्रॉड्स वगैरह को अवॉइड कर पाते हैं. तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसके बारे में ये जनरल चीज़ें आपको बताइए. डेफिनेशन पे हम आएंगे अभी. अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स जस्ट टेक अ क्विक एग्जाम्पल. जैसे एक एग्जाम्पल हो सकता है कैश एम्बेजलमेंट वगैरह का, कि अगर हम प्रिज्यूम करिए कि जो बंदा आपका कैश की एंट्रीज करता है, लाइक जो भी आपकी सेल्स की एंट्री कर रहा है, द वन हु इज राइटिंग डाउन कि इतना इतना सेल हुआ है, और उसी बंदे को अगर मैं कैश कलेक्ट करने के लिए भी रख दूं, तो होने क्या वाला है, ऑफकोर्स ही बात है, वो क्या कर सकता है, वो सेल को कम रिकॉर्ड करके कैश को रादर देन गिविंग टू द बिजनेस, ही कैन कीप इट इनसाइड हिज पॉकेट. वेरएज अगर मैं इन दोनों का, वो दोनों बंदों को ही अलग अलग कर दूं, मतलब देयर विल बी वन पर्सन हु विल बी टेकिंग ऑल द अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ द सेल्स ट्रांजैक्शन. जो भी अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग होएगी, जो भी आपके इशू करना होगा रिसीट वगैरह, वो सब वो करेगा, और साथ में दूसरा बंदा कैश कलेक्ट करेगा. तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट विल हैपन, देयर विल बी वेरी लेस चांसेस दैट कैश कैन बी एम्बेजल्ड अनटिल अनलेस ये दोनों आपस में ही साठगांठ नहीं कर लेते. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसा सिस्टम लेकर आना आपके बिजनेस में जो कि आपके सारे के सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर को एलिमिनेट नहीं कर पाए अगर, तो रिड्यूस तो कर ही दे. ठीक है. क्योंकि इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट द रिस्क एक्सेट्रा. सो द आइडिया इज टू रिड्यूस इज ओके. सो अब यहाँ ये तो हमें समझ में आ गया. एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बिफोर वी एक्चुअली एंटर इनटू द चैप्टर. जैसे अगर बिजनेस हाउसेस को ऑर्डर्स वगैरह आते हैं सेल्स वगैरह के,
तो होता जनरली क्या है, सेल्स वेल्स अगर ऑर्डर आए होते हैं तो वो क्या करेंगे, वो चेक करेंगे सबसे पहले तो, जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया, दे विल फर्स्ट वेरीफाई दैट उतने अमाउंट का उनके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट वुड बी चेक्ड। एंड देन वी विल ऑल्सो वेरीफाई कि आप जैसे प्रिज्यूम करिए कि आप क्रेडिट पे लेते हैं गुड्स, तो हम ये भी वेरीफाई करेंगे साथ में कि क्या आपका जो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है वो पास्ट में कैसी रही है, मतलब कितना आपका पेमेंट और डिफॉल्ट वगैरह के चांसेस रहे हैं, ये भी मैं देखूंगी। दैट वुड हेल्प मी टू डिसाइड वेदर आई शुड सेल यू गुड्स ऑन क्रेडिट और नॉट। तो ये मुझे कैसे समझ में आया, आपके पास्ट रिकॉर्ड्स देख के, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये भी देखूंगी कि मेरी कंपनी के इंटरनल पॉलिसी में थ्रेशहोल्ड लिमिट्स क्या हैं। थ्रेशहोल्ड लिमिट्स मतलब कि हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि कितने एक पर्टिकुलर कस्टमर को मैं कितना क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती हूँ या कितना मैं उसको सामान उधार पर दे सकती हूँ, ये भी मुझे देखना होगा। रीज़न बीइंग बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमने इंटरनल कंट्रोल नहीं रखा तो बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक ही बंदे को हम बहुत सारा गुड क्रेडिट पर दे देते हैं, फ्यूचर में अपने बिजनेस को इंडेंजर कर देंगे। कुछ भी अगर ऐसा होता है, वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, जो भी हो जाता है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट विल हैपन, आवर बिजनेस विल इफेक्ट वेरी एडवर्सली। सो वी कीप अ ट्रैक। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी, जैसे क्या हुआ कि हमने पहले वेरीफाई किया कि हमारे पास उतना इन्वेंट्री अवेलेबल है कि नहीं है, एंड देन वी ऑल्सो वेरीफाइड वेदर वी कैन द ट्रैक रिकॉर्ड, द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर। देन ऑल्सो वी वेरीफाइड दैट वेदर वी शुड बी ऑफरिंग हिम देयर इज अ थ्रेशहोल्ड लिमिट। थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं एक बंदे को प्रिज्यूम करते हैं कि एक इंसान को मैं 10 लाख का क्रेडिट दे सकती हूँ, तो अगर कोई इंसान जो ऑलरेडी 8 लाख का क्रेडिट लेकर बैठा है, आउटस्टैंडिंग 8 लाख का, तो आई विल बी ओनली एबल टू गिव यू 2 लाख मोर। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये सारी चीज़ें मुझे कैसे समझ में आई, अगर मैंने ये नहीं रखा होता रिकॉर्ड्स वगैरह में तो मैं कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाती, ना कहो मैंने आपको 2.5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ के गुड्स क्रेडिट पे दे दिए होते, एंड दैट वुड हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है उससे कंपनी को, क्योंकि आप क्रेडिट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज द थिंग। और भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, आपके पंक्चुअलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखने के लिए हम बहुत सी बार आपका हमको पता है कि अटेंडेंस वगैरह की बात होती है, पहले फिजिकल अटेंडेंस होती थी, फिर उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए, तो फिर थंब इम्प्रेशन हुई, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक्स यूज़ होने लगे आई इम्प्रेशंस के, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दिस इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। तो विदाउट जस्ट वेस्टिंग द थिंग्स, आगे ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। अब हम चैप्टर के मेन कंटेंट में जो आपके स्टडी मटेरियल से आता है उस पे चले जाते हैं, ठीक है। जल्दी आइए बच्चे। इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन सबसे स्टार्टिंग में उन लोगों ने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इट हैज बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ अश्योरिंग अचीवमेंट of an organization's objective in an operational effectiveness and efficiency. What are we talking about? Let us first deal with these words which are here. It is a process. मैंने अभी आपको बताया कि एक पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, ठीक है, फॉर अश्योरिंग अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। हम क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, ताकि कि हमारे जो एक्शंस हैं, जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज अंडरटेक हो रही हैं, वो अलाइन रहे हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। फिर दैट विल हेल्प अस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स इन ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पार्ट, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी? ये कहते हैं ऑपरेशनली हमको इफेक्टिव होना है और एफिशिएंट होना है। इफेक्टिव और एफिशिएंट दो अलग अलग वर्ड है। इफेक्टिव की बात अगर मैं करूं तो इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो कितना सक्सेसफुल होने का चांस है, मतलब how many chances are there that the thing which I am undertaking will give me desired result. Whereas efficiency talks about full time dedication. Full time dedication की अगर मैं बात करूं तो वो ये मेंशन करता है यहाँ पर कि बिना टाइम वेस्ट करे, बिना कुछ आपके बेसिकली किसी भी प्रकार की रिसोर्सेज वेस्ट करे, मैं किस तरीके से डेडिकेटेड होकर काम को कर रही हूँ, ठीक है। तो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की बात करिए और ऑपरेशन के एफिशिएंट होने की बात करिए, दोनों में अंतर अगर मैं पुट करूं तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो इट इज लाइक डूइंग थिंग्स राइट, ठीक है, यू डूइंग थिंग्स राइट इन अ राइट मैनर, whereas effectiveness is something which can be if I talk about effectiveness, it is achieving a desired result, ठीक है, this is clear। साथ में वो आपको मेंशन करता है रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सिर्फ ऑपरेशनल पे रुकना नहीं है, बल्कि वो कौन सी बात कर रहा है आपके यहाँ पर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी बात कर रहा है।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए? रिलायबल, मतलब कि जो मैनेजमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट कर रही है वो रिलायबल होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों से निकल कर आएगी, from recording the sales transaction, from recording the purchase transaction, to maintaining trial balance, to coming down to profit and loss account. A lot of things will be there, a lot of things. आपकी रिकॉर्डिंग सही मॉनेटरी वैल्यूज पर होनी चाहिए, सही पीरियड में होनी चाहिए। सही पीरियड का मतलब होता है फाइनेंशियल पीरियड तो कहीं हिला नहीं दिया आपने, ठीक है। फिर आपने कहीं कैपिटल ट्रांजैक्शन को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहीं आपने ऐसे रिकरिंग एक्सपेंडिचर तो नहीं मान लिया। ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे इसमें, तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी पे आ जाती है, ठीक है। कंप्लायंस विद लॉज, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, क्वाइट सिंपल एंड क्या, दैट विल, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, अगर समझ लीजिए कि हमने TDS जो डिडक्ट किया वो जमा करना रह गया हमारा, तो अगर हमें साल के अंत में रियलाइज करते तो हमारे को ज़्यादा अमाउंट पे भी करना पड़ता ऑफकोर्स, और दूसरी बात स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट कर देता। तो ये हमने क्या किया, इंटरनल कंट्रोल की वजह से अपने कंप्लायंसेस को ठीक कर लिया, ठीक है बच्चे। इट इज अ मीन्स बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड मेजर्ड। हम अपने रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन देते हैं, उनके ऊपर नजर रखते हैं, मॉनिटर करते हैं और मेजर करते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है वो दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक इस पे वर्ड आया है मीन्स, इसको हम नेक्स्ट वाले उस पर ज़्यादा बेटर देख लेंगे। ये देखिए नेचर पे, आपके स्टडी मटेरियल में नेचर सिर्फ एक ही टाइप का दिया है, इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रिवेंटिव नेचर, इज अ प्रिवेंटिव इन नेचर। प्रिवेंटिव इन नेचर का मतलब ये होता है कि आपने पूरा काम कर लिया जी, कार्यक्रम पूरे हो गए हैं, उसके बाद मैं ये करने बैठूंगी तो नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तब हम देखते हैं जाकर कि क्या क्या चीज़ें सही हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, वॉट एवर द केस में भी। तो बेसिकली अगर हम देखें, अगर हम सही शब्दों में पुट करें तो स्टैट्यूटरी ऑडिट एक पोस्टमार्टम ऑडिट की तरह है, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी। वेराज जो इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल चेक है, अभी हम देखेंगे इंटरनल ऑडिट है, ये साइड बाय साइड चलते हैं। मतलब जब ट्रांजैक्शन ऑनगोइंग होता है तब मैं उसको अंडरटेक करती हूँ, तो ये प्रिवेंटिव इन नेचर है, इट इज़ नॉट क्योरेटिव इन नेचर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। We try that things, the wrong things do not happen while the process is going on. You are understanding? ठीक है। फिर एक और एक इसमें इसका नेचर है, it is a means to an end, not an end, not an end in itself। मतलब ये आपको कहना चाहते हैं कि हम जी इंटरनल कंट्रोल करके बैठ गए और इसको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में रिपोर्ट कर देंगे कि we have done the best kind of internal control, but we haven't, परफॉर्म्ड ऑपरेशनली वेल, तो इट इज ऑफ नो यूज। क्योंकि ये क्या होना चाहिए, आपका एंड क्या होना चाहिए, बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना, आपके स्टेक होल्डर्स को सही तरीके से आंसर कर पाना और रिलायबल बनना, सस्टेनेबल बनना, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। तो अब वो आपके विजन और मिशन स्टेटमेंट में मेंशन होगा बच्चे। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, इट इज अ मीन्स टू एन एंड। एंड क्या होगा, जो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स में मेंशन होगा कंपनी के, ठीक है जी, हमको ये समझ में आ गया मैम। नेक्स्ट पे आइए बच्चे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, बड़े सिंपल है जी। वो आपको कहता है टू एंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने सच, कितने सही तरीके से बनाए गए हैं वो भी ये मेंशन करेगा, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट should be prepared in a manner which reflects the true state, the true transactions which has happened place, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए बच्चे, मैकेनिज्म ऑफ वर्क फ्लो मेंशन करता है वो। इसका इंटेंशन ये होता है कि एक ही बंदे को हम सारा का सारा प्रोसेस ना दे दें, बल्कि एक प्रोसेस को मैं छोटे छोटे बेबी पार्ट्स में या सब पार्ट्स में डिवाइड करूं और वो उनको प्रोवाइड करूं, जिससे कि क्या होगा कि एक बंदा सारे प्रोसेस को नहीं देख रहा होगा, तो मल्टीपल लेवल पे चीज़ों को हमको चेक करने का चांस मिलेगा। समझ में आ रही है? वर्क इज सेग्रीगेटेड इन स्मॉल पार्ट्स एंड चेक प्रोसेस बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। व्हाट आई टोल्ड यू कि हम एक काम को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे, ठीक है, उसके सब पार्ट्स बना देंगे, उसके मैनेजेबल पार्ट्स बना देंगे। एक पूरा पिज्ज़ा भी अगर मंगाते हैं, इमेजिन करिए डोमिनोज से पिज्ज़ा आया और एक पूरा गोल पिज्ज़ा भेज दिया। ये बात और है कि पिज्ज़ा से प्यार हमें बहुत है, हम खुद ही काट लेंगे, लेकिन इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो पिज्ज़ा, एक पूरे पिज्ज़ा की बात होती है तो वो पीसेस में कटा होता है। इट इज़ ईजियर टू ईट इट दैट वे, यू नो, दैट इज द थिंग दे आर टेलिंग यू कि एक पूरे वर्क को क्या करो, आप सब पार्ट्स में डिवाइड करो और सबको अलग अलग पार्ट्स दे दो, और ऐसा डिजाइन करो सिस्टम कि एक बंदे का काम दूसरा बंदा एज अ प्रोसेस ही चेक कर ले। मतलब उसको स्पेसिफिकली एफर्ट नहीं डालना पड़े, बल्कि वो
उसका इवेंचुअली वर्क ही वो हो जो कि इस बंदे का काम चेक करना हो, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स इंप्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दिस गोज विदाउट सेइंग, ऊपर अभी आपको समझाया भी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, आपका इफेक्टिवनेस भी बढ़ाएगा, एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा। इट इज़ अ रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट दी एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, कि एंटिटीज के ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाएंगे, एक तरह का रीजनेबल अश्योरेंस है। इस वाले सेंटेंस में बच्चे रीजनेबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ रीजनेबल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है भाई 100% गारंटी। इस मैराथन की भी मैंने आपको 100% गारंटी दी, रीजनेबल अश्योरेंस दिया, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पे आइए, हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड प्रोटेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। दिस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अभी एग्जाम्पल इसलिए दिया था ताकि आप रिलेट कर पाए हर स्टेप पे। नेक्स्ट पे आइए बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपके टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से, एक फाइनेंशियल कंट्रोल हो गया और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया। तो अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल कंट्रोल की, ये कैसे कंट्रोल्स होते हैं, ये एक इस तरीके की मेथडोलॉजीज इसमें यूज होंगी, इस तरीके के प्रोसीजर्स यूज होंगे, जिससे कि हम क्या कर पाएंगे, जो आपके एसेट्स वगैरह को और लायबिलिटीज, जो आपके एसेट्स वगैरह को और आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर डायरेक्टली सेफगार्ड प्रोवाइड करती है। मतलब इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड डायरेक्टली टू योर एसेट्स एक्सेट्रा एंड योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सेट्रा, एंड द इंटेंशन इज टू सेफगार्ड द एसेट एंड टू मेक द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मोर रिलायबल, क्लियर, तभी उसको फाइनेंशियल कंट्रोल बोलते हैं। तो इस प्रकार की मेथडोलॉजीज, इस प्रकार के कंट्रोल जो कि आपके एसेट्स को सेफगार्ड करते हैं, प्लस आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, ऑल रिकॉर्ड्स को और रिलायबल बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल पार्ट को देखता है वो, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट द ऑपरेशनल पार्ट। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मैनेजरियल पॉलिसीज, कि मैनेजमेंट सही से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट इज कीपिंग अ चेक ऑन एवरीवन, देयर शुड बी समवन हु कीप्स अ चेक ऑन द मैनेजमेंट एज वेल, ठीक है। वो गाना है ना, रब दावी रब कोई होना, वही है वो, ठीक है। तो एंड यूजुअली रिलेट्स ओनली इनडायरेक्टली टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इसका जो यूसेज रहता है इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का, इसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर और आपके एसेट्स वगैरह को सेफगार्ड करने पे इनडायरेक्ट एस्पेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैनेजमेंट अगर इफेक्टिवली एक्ट नहीं कर रहा, तो हो सकता है अभी मुझे को मेरे एसेट्स पे कोई आंच नहीं आई होगी, मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुए होंगे, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो कुछ ऐसा डीड करें जिसकी वजह से उन पे इम्पैक्ट चला जाए, तो इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पे आओ, एलिमेंट्स क्या दिए हुए इंटरनल कंट्रोल के, बड़े सिंपल है। पहला तो एलिमेंट्स पहले ही अभी आपको बताया कि चीज़ों को डिवाइड करें, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज द फर्स्ट पॉइंट। वो आपको कह रहा है कि इस तरीके से काम करें, इंटरनल कंट्रोल में प्रोसीजर इस तरीके से बनाए कि वो इवेंचुअली इंटरनल चेक भी कर दे। इंटरनल चेक अभी क्या होगा, अभी हम देखेंगे। तो अभी लेकिन वो आपको कह रहा है कि इस ऐसा काम करें कि वर्क डन बाय वन कैन बी चेक्ड बाय अनदर, इट रिड्यूसेस द इरेगुलरिटी एंड एरर। दिस इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर, जो अभी आपको समझाया था। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। अब अगर मुझे काम को डिवाइड करना है, बताना है कि ए ये काम करेगा, बी ये काम करेगा, बी का सबऑर्डिनेट सी होगा, बी का बॉस डी होगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए बच्चे, एक प्रॉपर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए जो डिफाइन करेगा और एलोकेट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आइडेंटिफाइंग लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो मैंने अभी आपको बताया कि बी का बॉस डी होगा, ठीक है, उसका सबऑर्डिनेट सी होगा, तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड, because if you do not mention the delegation, the flow of the delegation and authority, responsibility etc, the whole purpose will fail, ठीक है। this is simple. Objective and policy, ये आपको कह रहा है कि प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स तो आप डिफाइन कर दीजिए, पॉलिसीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिंपल भाषा में अगर आप देखोगे तो आपको कहते हैं कि आप प्री रेक्विजिट है ना, ये बच्चे कॉमन सेंस लगाओ, इन कंट्रोल आप कंट्रोल तब करते हो ना जब कुछ वेरिएशंस हो रहे होते हैं, या फिर कुछ हमको ऐसा लगता है कि वेरिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंटिव इन नेचर है। तो आप किससे वेरिएशन को चेक करोगे, आप कैसे चेक करोगे कि जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट अभी आ रहा है वो मेरे प्लान रिजल्ट से अलग है, वो तो तभी चेक कर पाओगे ना जब आपके पास कोई प्लान रिजल्ट रखा होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई शादी है, तो आपने अगर बजट ही नहीं बनाया होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाले खर्चे मुझे कंट्रोल करने हैं। तो इंटरनल कंट्रोल अगर पिक्चर में आएगा, उस मम्मी अगर बोलेगी बेटा तुमने अपने शेरवानी पे इतने खर्च कर दिए, तो तुम थोड़े मोजरीज थोड़ी
मतलब सिंपल वाली ले लेना। तो ये क्यों आया? क्योंकि तुम्हारा एक बजट असाइन था, शायद मम्मी ने तुमको बजट दिया था कि 20,000 में तुम्हारे पूरे सारे फंक्शंस की शॉपिंग हो जानी चाहिए थी। Is it quite simple and clear? So it's very important to have objective and policies, because objective and policies will help you to understand what has to be achieved and what you have actually achieved, so that we can control the difference. Clear? Authorization and approval, very important. क्यों यहाँ पे क्यों जरूरी है? वो कहते हैं हर ट्रांजैक्शन को एक प्रॉपर अथॉरिटी से होकर गुजरना चाहिए, जिससे कि फ्रॉड्स वगैरह होने के चांसेस बड़े कम हो जाएं जी। ठीक है जी। पर्सनल बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज बना के छपा के रख दिए, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, until unless you don't have competent people to do it, to implement it. Qualification, selection and training of people is very important. मतलब इंटरनल कंट्रोल आपके सिर्फ प्रोसीजर्स पे फोकस नहीं करता, बल्कि पीपल पे भी फोकस करता है। ठीक है। पर्सनल पे मैनेजमेंट बहुत सिंपल है। मैनेजमेंट का इवेंचुअल रिस्पॉन्सिबल है इस्टेब्लिश, मॉनिटर, रिव्यू करना सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को फाइनली देखना किसका काम है जी? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट चाहे तो इस काम को किसको डेलीगेट कर सकता है? इंटरनल ऑडिटर को डेलीगेट कर सकता है। इंटरनल ऑडिटर के बारे में अभी हम लोग, इंटरनल ऑडिट के बारे में सॉरी, अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स प्रॉपर्ली मेंटेन होने चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंटिंग कंट्रोल्स होनी चाहिए, आपकी जितनी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह बनी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए और एडिक्वेटली मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज सिंपल। प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स इज अ मस्ट, इन्वॉल्व्स कस्टडी ऑफ एसेट्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स डिजाइंड। आपके एसेट्स प्रॉपर कस्टडी में होना चाहिए और एट द सेम टाइम उसकी जो सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी मेजर पूरे अच्छे से होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सीसीटीवी कैमराज लगा सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप यू कैन always restrict the entry of the people at a particular place which keeps very crucial assets। ठीक है, फिर सुपरविजन पे आ जाता है। नीडलेस टू टेल यू कि आप इस चीज में जब हम आपको बोल रहे हैं कि एक बंदे का काम दूसरा बंदा एज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी ही चेक कर ले, वो तभी हो पाएगा ना बच्चे, व्हेन देयर इज अ प्रॉपर सुपरविजन। क्योंकि जो चेक कर रहा होगा वो इवेंचुअली सुपरवाइजर होगा पहले वाले बंदे का। क्लियर है? तो वो भी अगर वो ही ट्रेंड इक्विप्ड नहीं हुआ तो क्या हम क्या उखाड़ लेंगे, क्या अचीव कर पाएंगे? क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नाउ वी आर कमिंग डाउन टू द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देयर आर 5 कंपोनेंट्स और उसके सब कंपोनेंट्स भी हैं, तो मैं आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ों को। लेट्स डाइव इनटू दिस। कंट्रोल एनवायरनमेंट पहला है, रिस्क एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल एनवायरनमेंट में मेजरली ये बातें बताई गई हैं आपका कि कुछ ऐसे फीचर्स बताए हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को बेटर कर पाएंगे, जिससे कि आपको कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, विच विल बिकम अ फीचर ऑफ द कंट्रोल इन इटसेल्फ। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी, एथिकल वैल्यूज। वो कहते हैं मैनेजमेंट को बोला गया कि लीगल, एथिकल और ऑनेस्ट कल्चर बनाइए ऑर्गेनाइजेशन में। देयर शुड बी, फॉर एग्जाम्पल, देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस लेवल। अ कंपनी कैन ऑलवेज go in for a zero tolerance level if any embezzlement or thefts are identified। क्लियर है? तो ऐसा सिस्टम बनाइए जो कि बहुत ही एथिकल हो, जहाँ पे अगर आप एथिकली काम करेंगे तब तो आप नीचे वाले लोगों को पास ऑन कर पाएंगे कि उनको काम कैसे करना है, एथिकली करना है। ठीक है। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका जो काम होना चाहिए वो ऐसा तरीके का होना चाहिए। मैनेजमेंट रिक्रूट्स कॉम्पिटेंट स्टाफ। अगर आपने इनकॉम्पिटेंट स्टाफ किया हायर तो वो कैसे ही अपना मेन काम कर ले, वही इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल की बात तो बाद में आती है। पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद द गवर्नेंस। वो आपको कहते हैं कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस की है, ठीक है, उनको ये बोला गया कि उनको भी पार्ट बनाइए कंट्रोल का, बिकॉज व्हाट विल हैपन, उनका जो पार्टिसिपेशन होगा, उनका जो आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, वो अगर होगा तो जो नीचे वाले लोग हैं वो ज़्यादा बेटर काम करेंगे और ज़्यादा सतर्क होके, अलर्ट होके, दिल लगा के काम करेंगे। ठीक है, दिल लगा के नहीं भी करेंगे तो एज अ ड्यूटी तो करेंगे। मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेशनल स्टाइल। ये आपको कहते हैं कि मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड होएगा, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ों का इंटरनल कंट्रोल पे बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन, आपके मैनेजमेंट का कंजर्वेटिव स्टाइल है, दैट विल रिफ्लेक्ट इन द इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट पे आइए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपको कहते हैं कि इस्टेब्लिश करिए एक रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज अ बेसिक फीचर। विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यू कैन नॉट हैव कंट्रोल। इसीलिए उसने इसको कहाँ पे डाला हुआ बेटा, इस पे।
कंट्रोल एनवायरनमेंट, जो कि बेसिकली आपके प्री रेक्विजिट्स बनते हैं, अगर ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे तभी कंट्रोल कर पाएंगे। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ऊपर समझा चुकी हूँ। ह्यूमन रिसोर्स का पार्टिसिपेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनल पे ये फोकस करता है, सिर्फ पॉलिसीज या प्रोसीजर्स पर नहीं। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है, दिस इज एज पर, वी आर डूइंग एज पर SA 315, ठीक है, SA 315 के हिसाब से हम देख रहे हैं। सेकंड कंपोनेंट जो SA 315 ने दिया है, एक्चुअली ये SA 315 ने कोसो से डिराइव किया है, ठीक है। कोसो के बारे में भी हम नेक्स्ट देखेंगे, इसको आप थोड़ा अच्छे से यहाँ से समझिए, क्योंकि होगा क्या, ये 5 जो आपके फंक्शंस है ना, ये कंपोनेंट्स जो है वो कोसो में भी आएंगे। बस फर्क इतना होएगा कि वो जो 5 होंगे उनको उन्होंने क्या किया होगा, 17 प्रिंसिपल्स में डिवाइड कर दिया। पॉइंट्स यही है, बस रीअरेंज हुए हैं थोड़े से। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज कोसो को मैं एकदम मैराथन में जैसे भागना चाहिए, एक्चुअली जो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ वो भूलूंगी नहीं, दौड़ा दूंगी, ठीक है। आइए, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस सेकेंड कंपोनेंट है, जो कि आपके SA 315 ने मेंशन किया। आपको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कितना रिस्क का उसका एपेटाइट है। पहली बात है, मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करनी चाहिए बिजनेस रिस्क। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मैनेजमेंट आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एस्टिमेट देयर सिग्निफिकेंस, क्योंकि रिपोर्टिंग्स में कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं। तो ये देखो कि कितने चांसेस हैं कि कितना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरी कर सकते हैं एक्चुअल ट्रांजैक्शन से, उनका कितना सिग्निफिकेंस हो सकता है, कुछ रुपयों से, कुछ अमाउंट से है, या फिर एंट्रीज ऐसी हैं जो कि इम्पैक्ट इवेंचुअली नहीं कर रही, तो ठीक है। असेस द लाइकलीहुड ऑफ देयर अकरेंस, कितने चांसेस, ये रिस्क मैनेजमेंट में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि रिस्क जब होती है तो हम ये भी असेस करते हैं कि उसके मटीरियलाइज होने के चांसेस कितने हैं, और उसके बाद हम लोग को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि एक्शन क्या लेना है, क्या करना है उसका, उसको एज इट इज रहने देना है, उसको रिमूव करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा बच्चे, ठीक है, दिस इज सिंपल। नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट मेंशन्ड है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन के बेस पे। तो ये आपको सिर्फ इतना कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला कि आइडेंटिफाई करिए जो भी वैलिड ट्रांजैक्शन है, उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन में एरर है और आपने कम्युनिकेट सही नहीं किया तो क्या होगा, आपके ट्रांजैक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड ही नहीं हुए होंगे। अगर ट्रांजैक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनका क्लासिफिकेशन रॉन्ग हुआ, वो एक्चुअल में कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमने उसको रेकरिंग नेचर में ले लिया। फिर रिकॉर्डिंग प्रॉपर मॉनेटरी वैल्यू, कम्युनिकेशन में एरर होगी तो ये भी हो सकता है कि प्रॉपर मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं हमने मेंटेन करी, या कुछ भी उसके सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो तब भी हो सकता है। फिर एंश्योर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन द प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज when you maintain financial statements, I mean when you produce financial statement, balance sheet is as on date and P&L are prepared for one particular year, ठीक है, तो वो सही जगह पे रिकॉर्ड होना चाहिए, सही साल में, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, कंट्रोल जो नेक्स्ट कंपोनेंट है। अब हमको ये समझ में आ गया, रिस्क विस्क देख लिया, इन्फॉर्मेशन का सिस्टम देख लिया, तो कंट्रोल की कैसी एक्टिविटीज यूज करनी है। तो वो कहता है परफॉर्मेंस रिव्यू। सबसे पहले देखो कि जो परफॉर्म कर रहे हो उसको आप चेक करो, किससे करोगे चेक, बजट और फोरकास्ट से, अभी बताया है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप चेक करोगे बजटेड से, ताकि कि अगर कोई डिफरेंसेस है तो हम क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल, हमको ये देखना है कि व्हेन द डेटा इज प्रोसेस्ड, अ वेराइटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, आप पर्सन टू नो एक्यूरेसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने कहीं एग्जीक्यूटिव में, विच टॉक्स अबाउट, हैव यू हर्ड अबाउट नीड टू नो बेसिस। नीड टू नो में क्या होता है पता है, अगर आपको जरूरत नहीं है उस इंफॉर्मेशन की तो हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, ये आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल में आएगी। फिर फिजिकल कंट्रोल भी है, फिजिकल सिक्योरिटी देखोगे जी आप, एसेट्स वगैरह की, और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटा फाइल, डेटा रूम, सब कुछ सिक्योर है कि नहीं, वहाँ से डेटा तो नहीं चोरी हो गया है, क्लाइंट्स के बारे में पता चला डेटा चोरी कर लिया किसी एम्प्लॉय ने आपके, जिसको ज़्यादा ऑफर किया गया था सामने वाले कंपेरेटर ग्रुप से, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, अब जी बना लिया जी, कंट्रोल कर लिया सब चीज़ें, उस पर बैठ ही नहीं जाना है। आप याद रखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, जैसे जैसे टाइम एडवांस होता है, तो हमारे जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये भी है कि ऑन गोइंग बेसिस पे कंट्रोल को करते रहें एज पर द करेंट रिक्वायरमेंट। इट मे हैपन कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके इंटरनल कंट्रोल के जो भी प्रोसीजर्स प्रोसेसेस आपने यूज़ किए थे वो बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन वो हो सकता है आगे जाके काम नहीं आएंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें, पहले के ज़माने में अगर हम अटेंडेंस वगैरह की बात करते थे तो वो कैसे रिकॉर्ड करते थे हम लोग, फिजिकल फॉर्म में साइन वगैरह करके। फिर हम लोग ने थंब इम्प्रेशन शुरू किया, फिर आज की डेट में हम लोग बायोमेट्रिक्स पे भी आ चुके हैं। सो दिस इज द वे यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग विद चेंजिंग टाइम। ठीक है, लिमिटेशन जी इसके दो ही हैं। एक तो है, पहली बात है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। तो मैम ये तो अच्छा है भाई, लिमिटेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं दे पाता। अब भाई इंटरनल कंट्रोल कर लिया 100% एरर फ्री, ये मैराथन में रन कर लिया 100 मार्क्स पक्के, तो ऐसे तो मैंने बोला भी नहीं था आपको, 100 मार्क की तो बात नहीं हुई थी ना हमारी। ठीक है, आइए जल्दी से, मैनेजमेंट ओवरराइड्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। नॉर्मली जैसे अगर हम बोलते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया क्रेडिट वगैरह का, सेल्स वगैरह का, तो मैंने आपको बोला था कि समझ लीजिए 10 लाख की लिमिट रखी है एक कस्टमर के लिए क्रेडिट की। तो अगर मैं अपने कस्टमर को सेल आउट कर रही हूँ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, तो वो 10 लाख का मैं क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो अगर आपने 8 लाख के ऑलरेडी गुड्स खरीद रखे हैं और आपने अभी तक मुझे रीपे नहीं किए वो 8 लाख, तो मैं आपको कितना गुड्स और प्रोवाइड कर सकती हूँ, केवल और केवल 2 लाख के। और लेकिन अब प्रिज्यूम करिए कि आप मैनेजमेंट के रिश्तेदार हैं, तो ये हो सकता है कि मैनेजमेंट मुझे बोले कि हाँ ठीक है, तो मेरी मम्मी है, प्रोवाइड करो, विल सी टू इट। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिसी भी मैनेजमेंट ने बनाई थी, लेकिन पॉलिसी की धज्जियां भी मैनेजमेंट ने उड़ा दी। तो इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर देता है कभी कभी मैनेजमेंट, क्वाइट सिंपल। टेक्निक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हाँ अब ये टेक्निक्स हैं, ऊपर कहते हैं कंपोनेंट्स। टेक्निक्स पे अगर मैं आती हूँ तो इंटरनल चेक है, इंटरनल ऑडिट है, फ्लो चार्ट्स भी यूज किए जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर भी यूज किए जाते हैं, और आपका कंपैरिजन होता है इंटरफर्म या इंट्राफर्म। आपके स्टडी मैथ्स में ये दो मेंशन्ड है, तो हम इन दोनों पे ही फोकस रखेंगे अपना। आइए बच्चे इंटरनल चेक पे। इंटरनल चेक को समझने के लिए सिंपल एक तरीका है जी, मेरा काम आप चेक कर लीजिए, नाम है उसका ये इंटरनल चेक। इस तरीके से काम को डिवाइड करिएगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल बोल रहे हैं, इस तरीके से ड्यूटीज को एलोकेट करिए जिससे कि एक बंदे का काम दूसरा बंदा एज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी ही चेक कर ले। ऐसा नहीं हो कि ए ने काम किया और वो बी को बोल रहा है भाई तू मेरा चेक कर दे, बी बेचारे को क्या करना पड़ रहा है, बी अपना खुद का पर्सनल काम भी करता है और उसके बाद आपके काम को चेक भी करता है। नहीं जी, आपको सिस्टम ऐसा बनाना है कि बी का पार्ट ऑफ वर्क ही ए का काम चेक करना है। देखिए एलोकेशन ऑफ ड्यूटी, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ओके, allocation of duties in such a manner that the work of one person is checked by another while that the other is performing his own duties in a normal way. ठीक है, essential features of internal check, ये इंक्लूसिव लिस्ट है, स्टडी मैथ में और मिलेंगे। प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क, कॉमन सेंस, मैं अगर काम को डिवाइड ही नहीं करूंगी फिर मैं कैसे इस तरीके से लोगों में डिवीजन कर पाऊंगी, कौन किसका क्या काम चेक करने वाला है। अच्छा, इस आगे प्रोसीड करने के पहले आई जस्ट नीड टू टेल यू, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक में डिफरेंस है, बल्कि इंटरनल चेक नैरो है, क्योंकि इंटरनल चेक केवल एक कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल पूरा मैकेनिज्म होता है, पूरी मेथडोलॉजी होती है, पूरी सिस्टम होती है, बल्कि इंटरनल चेक केवल एक ही चीज है और वो है कि मेरा काम आप चेक कर लीजिए एक तरीके से। ठीक है, देखिए the duties of each person should be properly defined so as to fix definite responsibilities of each individual. Needless to tell you about that. Absolute control to anybody should not be left. मतलब एक ही बंदे का सब चीजों पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए. Too much confidence on a person should be avoided because then there are chances of frauds occurring. ठीक है, ड्यूटीज ऑफ स्टाफ शुड बी रोटेटेड एंड स्पेशली ये जो आपके कैश वाले डिपार्टमेंट्स में बैठते हैं उनके केस में वो कहते हैं कि स्टाफ की ड्यूटी को क्या करिए जी, आप रोटेट करते रहिए. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट पे आइए, एसेट्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज यूज. अब ध्यान दीजिए, उसके फीचर्स और इसके फीचर्स में अंतर है. वो थोड़ा ज्यादा इलेबोरेटिव था, कॉम्प्रिहेंसिव था, बल्कि ये बार बार किस डायरेक्शन में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एक दूसरे का काम चेक करने के बारे में. दैट्स इट. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए. देखिए इसका ऑब्जेक्टिव भी कैसे है. डिवीजन ऑफ वर्क. जब तक इंटरनल कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है डिवीजन ऑफ वर्क, बिकॉज इफ द वर्क वोंट बी डिवाइडेड हाउ विल आई प्रोसेस. ठीक है, सिंगल आदमी को काम नहीं देना. फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करना है जी, फिक्स करना है. एरर्स को मिनिमाइज करना है. नीडलेस टू टेल यू दैट. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स भी होएगा इससे. फैसिलिटेट स्मूथ ऑडिट वर्क, क्योंकि अगर आपके इंटरनल चेक प्रॉपर होंगे तो पॉसिबिलिटीज है एरर कम होने की, फ्रॉड कम होने की, तो ऑडिट को भी हेल्प
मिल जाएगी। नेक्स्ट हम उसी पे आ जाते हैं इंटरनल ऑडिट पर। इंटरनल ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल ऑडिट पहले तो इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझिए, ठीक है। एन इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल फंक्शन। इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी नहीं है, मैनेजमेंट ही अपॉइंट करता है इनको, बल्कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स, पता है ना, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल फंक्शन। अप्रेजल का मतलब क्या होता है? थरली चेक करना। किसी भी चीज को थरली चेक करने को हम क्या बोलते हैं? थरली वेरीफाई करना को हम कहते हैं अप्रेजल, ठीक है। इंडिपेंडेंट अप्रेजल फंक्शन जी। इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर इसको भी डिपेंडेंट कर देंगे ज्यादा मैनेजमेंट पर, ये देखो बच्चे प्लीज समझो, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, उतने लेवल पे इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसका इंडिपेंडेंस एज कंपेयर टू जो बाकी के एम्प्लॉयज है, बाकी के लोग हैं, बाकी का ह्यूमन रिसोर्स है, उससे ज्यादा होगा। हालांकि इनको भी रिपोर्ट किसको करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को, लेकिन फिर भी ये कंपैरेटिवली उनसे ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्यों? अभी आपको मैंने बताया था कि ये तो मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं अपनी इंटरनल चेकिंग के लिए। देखिए क्या करते हैं, टू एग्जामिन एंड इवेलुएट द एक्टिविटीज एज अ सर्विस टू द मैनेजमेंट। मतलब वो इस तरीके, मैंने अभी आपको ये भी बताया कि इनको अपॉइंट कौन करता है जी? मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। ये रिपोर्ट भी किसको सबमिट करते हैं? मैनेजमेंट को। तो टू whom दे आर सर्विंग? दे आर सर्विंग टू द मैनेजमेंट टू असिस्ट द मेंबर्स फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी के टीम मेंबर को, ह्यूमन रिसोर्स को, एम्प्लॉयज को वो हेल्प करते हैं जैसे कि वो इफेक्टिवली अपने काम को कैरी आउट कर पाए। टू फर्निश विद एनालिसिस, अप्रेजल एंड सजेशन। उसके बेस पर वो ये बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों में हम चेंजेस ला सकते हैं, किससे हम, किस चीज़ों से हम ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को बेटर बना सकते हैं। क्वाइट सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। रिव्यू, अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन ऑफ द साउंडनेस, एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अदर ऑपरेशनल कंट्रोल्स। मतलब केवल और केवल हमको अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही नहीं देखना है, बल्कि हमको ऑपरेशनल पार्ट पे भी जाना है। इंटरनल ऑडिट का परव्यू नैरो टू ओनली फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि वो मैनेजमेंट को और ऑपरेशनल पार्ट्स को भी चेक करता है, ठीक है। फिर रिलायबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। जो मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम वो कितना रिलायबल है, अगर डिफेक्ट्स हैं तो वो रिपोर्ट करो ताकि कि हम लोग करेक्टिव एक्शंस ले पाए। अचीवमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंप्लायंस। किस तरीके से जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड कंप्लायंस है वो अचीव हो पा रहे हैं, और अगर नहीं आ पा रहे तो व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स यू आर फेसिंग। तो ये कंट्रोल का फंक्शन बन गया ना कहीं पे। सेफगार्ड्स ऑफ एसेट्स भी हर जगह पे ज्वाइन कर दिया उन लोगों ने। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स जी, जब कुछ पॉइंट याद नहीं आए ये लिख दो। कॉस्ट रिडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होएगी, हाँ जी, क्योंकि फ्रॉड्स नहीं होंगे, कॉस्ट रिड्यूस होगा। फिर कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रूल्स एक्सेट्रा, जैसे कारो का हो गया। कारो का हम जानते हैं ना, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर होता है वो। तो जैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑडिटर जब ऑडिट रिपोर्ट बनाता है तो उस कारो के हिसाब से भी रिपोर्टिंग करता है। तो इन लोग क्या होगा, देखो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा कारो के हिसाब से उसको रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो जैसे जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो कारो में ये मेंशन करता है कि इंटरनल ऑडिट सही था कि नहीं, नहीं तो उसमें भी एडवर्स कमेंट्स डाल देता है। और साथ में अगर मैं इंटरनल कंट्रोल करते वक्त, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल लाइक स्टैट्यूटरी ऑडिट आपका पोस्टमार्टम ऑडिट नहीं होता। इंटरनल ऑडिट हम साथ साथ में करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आएगी हम उसे अभी एड्रेस करेंगे। तो उससे क्या होगा, पास्ट फ्यूचर में जाके जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट करने आएगा तो उसको कुछ गड़बड़ नजर नहीं आएगी, क्योंकि गड़बड़ होएगी नहीं, नजर नहीं आएगी वॉज द रॉन्ग वर्ड, आई एम सॉरी, गड़बड़ होएगी नहीं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट विल हैपन, स्टैट्यूटरी ऑडिटर एडवर्स कमेंट्स नहीं देगा आपके कारों की रिपोर्टिंग के हिसाब से, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ, हम ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं ना, इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट हैज इट्स रूट इन कोसो। कहाँ से निकल कर आता है ये इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल जो है, इंटरनल कंट्रोल स्पेसिफिकली, इंटरनल कंट्रोल की जो रूट्स हैं वो कोसो से निकली है। कोसो कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडवे कमीशन, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था जब इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताई थी कि उसके कंपोनेंट्स और इसके कंपोनेंट्स सेम है, इसलिए वहाँ पे अच्छे से पढ़िए। बस इतना हुआ है कि उन कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स को हमने रीअरेंज करके 17 प्रिंसिपल्स में बना दिए। तो देखते हैं वो। सबसे पहले कोसो का ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 तरीके का ऑब्जेक्टिव है, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव है।
ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे आपके एंटिटी के ऑपरेशन की इफेक्टिविटी, एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सेफगार्डिंग एसेट्स अगेंस्ट कंप्लायंस विद एंटिटी पॉलिसीज। ऊपर सारी चीजें करी हुई हैं, बस फिर से आ रहा है बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, जो इंटरनल चेक आपने पढ़ा है ना उसकी रूट्स हैं ये, तो सेम ही होंगी ना। नेक्स्ट पे आइए बच्चे, रिपोर्टिंग कैसी वाली रिपोर्टिंग्स होती है, इंटरनल रिपोर्टिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरनल ऑडिट की बात करूँ तो वो एक इंटरनल रिपोर्ट है। एक्सटर्नल रिपोर्ट्स भी हो सकती है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट, क्योंकि आप किसको एड्रेस करते हो, आप जाके इसको एड्रेस करते हो अपने स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल भी होगा इसमें रिपोर्टिंग में, ऑफकोर्स कॉमन सेंस है। रिलायबिलिटी, टाइमलीनेस चेक करी जाएगी, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स एंड एंटिटीज पॉलिसीज, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या वॉट एवर जो भी फॉलो करने चाहिए वो सही से कंप्लाई हुए हैं कि नहीं। कंप्लायंस देख लीजिए लॉज एंड रेगुलेशन से और एंटिटीज से भी, मतलब एंटिटी के पॉलिसी से भी। फीचर्स देखिए बच्चे यहाँ पे जल्दी से आइए इसके। ऑनगोइंग, इट्स अ मीन्स टू एन एंड, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एंड नहीं है, मतलब ये अचीव करना है जी, हमने इंटरनल कंट्रोल कर लिया, मिशन अकम्प्लिश, नो, इट इज एक्चुअली एन एक्टिविटी टू अकम्प्लिश योर मिशन, ठीक है। इफेक्टेड बाय द पीपल, अभी मैंने आपको बताया था बच्चे कि पर्सनल पे फोकस करता है, सिर्फ मियरली पॉलिसीज बना के बैठ जाएंगे जी, उससे कुछ हेल्प नहीं होने वाली। फिर ये आपको साथ में कहता है रीजनेबल अश्योरेंस है, जो मैंने अभी आपको बताया था, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है। अडेप्टेबल टू द एंटिटी स्ट्रक्चर, ऐसा बनाइए कि वो एंटिटी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये भी हो सकता है कि एंटिटी के सब पार्ट्स हो, सेगमेंट वाइज हो, ये भी हो सकता है कि उसकी सब्सिडरी अभी हो, को सब्सिडरीज भी हो, तो ऐसा बनाइए कि उसको फ्लेक्सिबल रहे, ताकि हम लोग अलग अलग टाइम पे और अलग अलग आपकी डिविजन्स, ऑपरेटिंग यूनिट्स, बिजनेस प्रोसेस से उनको इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। फिर ये कोसो का स्ट्रक्चर है जी, देख लो बताती हूँ। ऊपर यहाँ पे क्या पढ़ा था देखिए, यू हैव गॉन थ्रू, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, 3 स्ट्रक्चर्स, आई मीन 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स, कैन यू सी, ऑपरेशन, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। ये देखिए ऑपरेशन, ये रहा, रिपोर्टिंग, कंप्लायंस। जो टॉप वाला क्यूब है, क्यूबिकल का टॉप वाला पार्ट है, वो 3 ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है, किसके, कोसो के, ठीक है। उसके बाद ये सामने देखिए, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, ये पहचाने से नहीं लग रहे, ये देखिए यहाँ पे करे थे, ये देखो, आओ बच्चे, ये देखो, ये दिख रहा है, ये है वो कंपोनेंट्स, दीज आर, मैम ये तो सेम है, क्योंकि ऐसे 315 का रूट है कोसो, ठीक है, कोसो मम्मी है और ऐसे 315 बेबी है, ठीक है। तो ये देखो, ये 5 हुए वो, दीज आर द 5 थिंग्स यू आर सीइंग। तो ये पांच क्या हो गए, ये कंपोनेंट्स है, दीज 5 आर कंपोनेंट्स, कैन यू सी, दीज 5 आर कंपोनेंट्स, ये मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है, कैन यू सी। फिर ये क्या है, ये देख लीजिए नया इसमें जुड़ा हुआ है यहाँ पे, एंटिटी लेवल, डिविजनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल एंड फंक्शनल लेवल। ये हायरार्किकल लेवल या स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और उनको हायरार्की वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है। तो ये 3, 4, 5 मॉडल भी कहलाता है। ऊपर टॉप में 3 ऑब्जेक्टिव है, 4 क्या होता है, 4 इनका ऑर्गेनाइजेशनल डिविजन है और 5 क्या है, 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो देख लीजिए उसको अच्छे से, बहुत सिंपल है। इसको क्या हुआ, इसको हम लोग ने 5 कंपोनेंट्स को 17 प्रिंसिपल्स में डिवाइड करा है जी। देखिए ये जो ऊपर पॉइंट्स थे, मैंने आपको बोला था ना रीअरेंज होंगे, वही है, देख लो एक बार मैं आप करा ही देती हूँ। देखिए, डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, मैंने वहां पे भी बताया था, पहला पॉइंट था कि एथिकल वैल्यूज इनकलकेट करिए। एक्सरसाइज ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बोला था क्लियरली ऊपर, ठीक है। फिर इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीडलेस टू टेल यू, वहां पे भी कवर किया था। डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, वहां पे भी था ऊपर। एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी, कुछ नहीं हुआ है, वो पॉइंट्स जो आप वहां पढ़ के आए ना, ये रीअरेंज हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, 17 प्रिंसिपल्स को 5 में डिवाइड करा हुआ है, 5 ये हो गए और उसके बाद ये बाकी के 4, फिर 3, फिर 3, फिर 2। तो देखिए यहाँ पे रिस्क असेसमेंट में क्या बोलता है, स्पेसिफाई सूटेबल ऑब्जेक्टिव्स, वहां पे फर्स्ट पॉइंट था सूटेबल ऑब्जेक्टिव वाला। आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना रिस्क को, असेस करना फ्रॉड रिस्क को, आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग सिग्निफिकेंट चेंज, जो भी चेंजेस रिक्वायरमेंट है। फिर आपका आएगा
कंट्रोल एक्टिविटीज़ पे, कंट्रोल एक्टिविटीज़ को सही से डेवलप करना, आपका जनरल कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, जैसे आपका ये बायोमेट्रिक वाला एग्जाम्पल दिया था। डिप्लॉय कंट्रोल एक्टिविटीज थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन पे आइए, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इंटरनल कम्युनिकेशन भी सही होना चाहिए, एक्सटर्नल भी सही होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, इसमें वो आपको सिर्फ इतना बोलता है कि आप ऑनगोइंग एंड सेपरेट इवेल्युएशन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि जो आपने एक्टिविटीज अंडरटेक करी है वो सही से चल रही है कंट्रोल एक्टिविटीज, या उसमें कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट है। इवेल्युएट्स एंड कम्युनिकेशन डेफिशिएंसी, अगर आपको अभी के कंट्रोल सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी डेफिशिएंसी नजर आती है तो आपको क्या बोला गया है कि आपको इसको जाके रिपोर्ट करना है। यू विल हैव टू डिफाइन इट, यू हैव टू कम्युनिकेट इट, ठीक है। ओके, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लीजिए इंटरनल कंट्रोल के बारे में। तो पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। ही शुड अज्यूम ओनरशिप ऑफ द सिस्टम, ठीक है। LODR क्या बोलता है, उसके अंदर दो पार्ट है, 17.8, 18.3। 17.8 बोलता है आपको CEO एंड CFO को एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। क्यों कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफिसर्स हैं लेकिन एम्प्लॉयज नहीं होते हर बार, अनटिल अनलेस वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। तो इट मे हैपन कि वो रोज रोज आकर कामों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे होंगे। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट विल हैपन, कंप्लायंसेस हुए हैं कि नहीं, टाइमली TDS पे हुआ है, GST पे हुआ है कि नहीं, ROC के चालान गए हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, किससे सर्टिफिकेट लेते हैं, CEO एंड CFO। मैम तो CEO CFO कैसे पता होगा कि ROC का चालान गया कि नहीं। तो बच्चे होता प्रैक्टिकली ये होता है कि कंपनी सेक्रेटरी अपनी ड्यूटीज़ के बारे में साइन कर देता है कि वी हैव अंडरटुक, वो सर्टिफिकेट देता है। ऐसे ही जो आपका टैक्सेशन देख रहा होगा, इनकम टैक्स वाला, वो बंदा साइन कर देगा। उन साइंस कर बेस पर आपके CEO CFO साइन करते हैं। तो बेसिकली इवेंचुअल देखो बचपन में पढ़ा होता ना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। LODR ने अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट साइन करने की CEO और CFO को दी है, वो किसी और साइन करा सकते हैं, क्योंकि अगर वो देखने बैठेंगे भी ROC और MCA के रिकॉर्ड्स तो उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या टाइमली हुआ है क्या अनटाइमली हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी सेक्रेटरी से उनसे साइन करवा के सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि एवरीथिंग वाज कंप्लाइड, और उसके बेस पर आगे साइन कर देते हैं। लेकिन कल को अगर कुछ गड़बड़ निकलती है तो क्या ये CEO CFO बोल सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी ने रॉन्ग वो दिया। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी। ये प्रिंसिपल बचपन में पढ़ के आए थे फाउंडेशन के लिए। नेक्स्ट स्पेसिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। 18.3 आपको क्या कहता है, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी एंड द इन्फॉर्मेशन टू बी रिव्यूड बाय द ऑडिट कमिटी शैल बी पार्ट ऑफ दिस। ये आपको बेसिकली मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि ऑडिट कमेटी का रोल क्या है। एडिक्वेसी देखो उनकी, इंटरनल ऑडिटर्स की चेक करो, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स देखो, फिर अगर इंटरनल ऑडिट की वीकनेसेस कुछ निकाली हैं, किसने निकाली हैं, जी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने निकाली है, तो वो भी चेक करो ताकि कि हम उसको एड्रेस कर पाएँ सही से। फिर बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली तो ऊपर आपने देख लिया मैनेजमेंट की सबसे बड़ी है, लेकिन मैनेजमेंट इवेंचुअली बोर्ड को जाके बताता है कि ये सब गड़बड़ है। तो मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कल को कोई भी गड़बड़ होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसकी गर्दन काट सकते हैं, मैनेजमेंट की, ठीक है। क्योंकि देखिए इफ यू रिमेंबर आई हैव टॉट यू डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन द सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 सब सेक्शन ई पार्ट किस लिए था, वो था वो लिस्टेड एंटिटी वाला, याद है 5 पॉलिसीज थी। एक तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से, फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर था, फिर उसके बाद आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर से था, फिर उसके बाद आपका गोइंग कंसर्न बेस था, लास्ट में आपको याद होएगा लिस्टेड एंटिटी को बोला गया था कि आपको इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे भी कमेंट करना है। तो किसको कमेंट करने के लिए बोला था, डायरेक्टर्स को बोला था ना, डायरेक्टर्स रिपोर्ट पे। तो ये है वो, ये देखिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्योंकि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट पे ये मेंशन करना पड़ता है that this internal controls are followed in the company and that internal controls are adequate and were operated effectively। ये कुछ नहीं है, वो जो DRS पढ़ा था डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, उसके वहीं पे जाना, उसमें जो 5th पॉइंट मिलेगा सेम है, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर ये तो है ही ना भाई, इसको तो रखा इसलिए इफेक्टिवनेस के बारे में बताने के लिए मैनेजमेंट को। अदर पर्सनल को भी बोला हुआ है कि कुछ ना कुछ तो भी तुमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। if only management people and everyone at the top levels are responsible, people and people who are actually operating are not responsible, will never make the
थिंग्स फॉल इन राइट प्लेसेस, ठीक है, दिस इज सिंपल। नेक्स्ट पे आ जाइए, रिपोर्टिंग। ये थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा कंप्रेस किया गया है मैराथन के हिसाब से, तो बहुत डिटेल में आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा अपने स्टडी मैथ्स में, बट देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि जो इवेंचुअली चैप्टर्स वगैरह कुछ क्वेश्चंस हैं उसका एड्रेस हो जाता है। रिपोर्टिंग देखिए, रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है जी। रिपोर्टिंग प्रोवाइड करना है इंफॉर्मेशन किसको, जो स्टेक होल्डर्स को, जो कि एज पर द लॉ भी हो सकती है, एज पर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में सबसे पहले हम मेंशन करते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को मेंशन करने के लिए। मैनेजमेंट को भी वो हेल्प करेगी, इन्वेस्टर्स को भी हेल्प करेगी, गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगी। मतलब बेसिकली इट्स नॉट दैट कि फाइनेंशियल रिपोर्ट विल ओनली एड्रेस टू द स्टेक होल्डर्स, वो हम देखेंगे इसका टू प्राइमरी पर्पसेस वी विल सी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स द डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस and financial position of the organization over a specified period of time. Very simple. You prepare a statement, you prepare a report for a period of time. So you are telling the health of the company, the financial status of the company for a specific period of time. Clear? इसके टू पर्पसेस हैं, टू प्राइमरी पर्पसेस है, एक मैनेजमेंट की तरफ है और एक स्टेक होल्डर्स की तरफ है। मैनेजमेंट की तरफ क्यों है, बिकॉज मैनेजमेंट विल गेट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जब वो देखेगी ये परफॉर्मेंस हुआ है हमारा और ये हमसे एक्सपेक्टेड नहीं था और ये हमसे एक्सपेक्टेड था, हमने तो अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लिया। भगवान करे आपके जो एग्जाम में आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं इतना परफॉर्म करूंगा, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे आए, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सेकेंड, स्टेक होल्डर्स को कैसे हेल्प करता है, स्टेक होल्डर्स को वो फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में मेंशन करता है, जिससे कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं वेदर टू होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी और टू रिलीज इट or to buy the shares of the company or to sell, सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे आ जाइए। इट इज़ रिक्वायर्ड अंडर वेरियस स्टैट्यूट्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एग्जाम्पल ROC वगैरह, गवर्नमेंट एजेंसी, स्टॉक एक्सचेंजेस को आपको काफ़ी रिपोर्टिंग्स देनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आइए, फैसिलिटेट स्टैट्यूटरी ऑडिट, नीडलेस टू टेल यू अबाउट दैट, बिकॉज इफ देयर आर रिपोर्ट्स अलाइंड, इवन जो आपके लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स होती हैं लिस्टेड एंटिटीज़ की, वो आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर को हेल्प करती हैं अपना काम प्रोसीड करने में। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फ्रॉम बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, नीडलेस टू टेल यू, आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं, आज की जो रिपोर्ट आई है वो आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग में मुझे हेल्प करने वाली है, बैकबोन बनती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू रेज कैपिटल, नीडलेस टू टेल यू अबाउट दैट। If you want to raise capital, whether you want to raise the capital in domestic or you want to go to the foreign country to harness the capital, overseas अगर जाना चाहते हो, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है। ड्यू डिलिजेंस जो होता है उन ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शनल ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, जिसको प्राइवेट इक्विटी और इन सब चीज़ों में देखते हैं, एड्रेस किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एंड माई करंट प्रोफाइल इज दैट। तो इट इज़ लाइक यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये कैपिटल रेज करने में इसलिए हेल्प करती है क्योंकि जो आपकी आज की फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बेस पे तो इन्वेस्टर आएगा ना कंपनी में, ठीक है। फिर पब्लिक कैन एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इट्स मैनेजमेंट, कंपनी का ऑपरेशनल लेवल क्या है और मैनेजमेंट का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें से असेस होती है, इससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी है जी। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 3 पार्ट्स कवर होते हैं बेसिकली, बोर्ड रिपोर्ट, CSR, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। बोर्ड रिपोर्ट के बारे में तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। बस 1-2 चीज़ें समझ लीजिए बोर्ड रिपोर्ट के बारे में कि ये तो हमको पहले से पता है कि बोर्ड रिपोर्ट प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स विद बोथ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वी ऑलरेडी नो इट, राइट, बिकॉज हमने तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे हैं जी उसके। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, अगर कंपनी की सब्सिडरीज भी हैं तो उसकी एक तो स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई होगी और साथ में एक क्या बना होगा उसका, आपका कंसोलिडेटेड बनी होगी। तो जो बोर्ड रिपोर्ट होगी वो किसके बेस पे बनती है, इट इज बेस्ड ऑन द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। समझ में आ गई बच्चे, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाइए। इसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, द बोर्ड ऑफ द कंपनी इज मैंडेटेड टू प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। बल्कि जो आपकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जब आप मेंशन करते हो, अगर आपके ऊपर CSR लगता है तो आप कमेटी के बारे में मेंशन होगी, ये कमेटी है और पॉलिसी इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर डली हुई है, वहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड किया जाता है कि आप जो आपकी CSR की रिपोर्ट है वो एज अ एनेक्जर हमने अटैच करी है।
उसमें हम सब कुछ मेंशन करते हैं। उस रिपोर्ट को बनाया तो आपके CSR पॉलिसी रूल्स के हिसाब से जाता है। उसमें मेजरली मेंशन ये होता है जैसे पिछले 5 साल के क्या प्रॉफिट्स थे, ठीक है, लास्ट ईयर का क्या प्रॉफिट था, क्या आपके एक्सपेंडिचर्स थे, क्या एलिजिबिलिटी है 2% वाला कैसे निकल रहा है कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेट कैसे हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पे आ जाइए। ये एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब रीसेंट के मतलब 2-3 साल नहीं, मतलब कुछ डेकेड भी हुए हैं इसको। इसमें ये मेंशन करता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग प्रॉफिट्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द society, but it is also about considering the ethical, social and environmental, cultural and economic sphere. मतलब इस तरीके से ग्रोथ करो कि आप फ्यूचर के लिए चीज़ों को सेव कर पाओ, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए आप चीज़ों को सेव कर पाओ, लॉन्ग टर्म implementing a business strategy, ठीक है। Sustainability report is a process for publicly disclosing an organizational, economic, environment and social. इसके बेस पे आप सेबी LODR का एक चीज़ देख लीजिए लास्ट। इसके अलावा आप रिपोर्टिंग वाला चीज़ वहाँ पर मेंशन देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो इन ओवर देयर इन द स्टडी मटेरियल एक्सेट्रा। तो बट कंसिडरिंग एवरीथिंग ओवर ईयर, यहाँ पे आप एक BRR के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट फॉर द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़। सेबी इट्स लिस्टिंग ऑब्लिगेशन 2015 में ये मेंशन किया था BRR के बारे में। इस जो टॉप 1000 कैलकुलेट होंगी वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे कैलकुलेट होंगी। ये इसमें BRR में आपको क्या मेंशन करना पड़ता है, यू हैव टू मेंशन कि कंपनी का क्या इनिशिएटिव था इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस प्रोस्पेक्टिव को लेके। बेसिकली ये जो आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं उसका ही एक तरीके का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज़ BRR बट इट हैज़ बिन रिसेंटली चेंज टू BRSR। तो इट इज़ लाइक करेंटली नाउ इट हैज़ बिकम, ये आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये मई में ही अभी नोटिफिकेशन आया था। अब BRSR जाएगी। BRSR में होता है आपका बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो चुका है जी। द एंड ऑफ दिस चैप्टर marks the end of the marathon. If you liked the marathon as well as the notes, I request you to humbly show us some love by liking the video and commenting upon. Your motivation will help us to bring new content in the future. And also please comment which marathons do you need in the coming attempt so that we can serve what exactly you want. Please keep on revising. Please keep studying. All the best to you, my future company secretaries, and be home, be safe. This is CS Guneet Mail signing off. Take care with lots of love.